आज से हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10 एनसीईआरटी की कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि परिवर्तन यूपीएससी आप लोग के लिए फुल फाउंडेशन कोर्स लेके आया है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी कोर्स भी लॉन्च होने वाली है। सो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन आते रहें। आज से हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये है ज्योग्राफी क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक की इंटरफेस, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एग्रीकल्चर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? ये कहाँ से आया? आखिर इंडिया में ही एग्रीकल्चर क्यों हो रही है? ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके अभी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी क्या है? सिंपल है, अर्थ की हम लोग डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। डन? क्लियर है चीज़ें? ठीक है। तो जब अर्थ की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वेदर के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, इरोजनल डिपोजिशनल फीचर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में कवर करेंगे। जिस सरफेस पे हम लोग रह रहे हैं उसके फीचर्स को देखेंगे, जो पानी पी रहे हैं हम लोग, जो रेन आ रही है, जहाँ फ्लड आ रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी, जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। ग्राफिया वर्ड से ग्राफी आया है। अर्थ की जो डिस्क्रिप्शन बताए उसे हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। तो नेचर, अर्थ नेचर आएगा। ठीक है। नेचर क्या हमें दे रही हैं, ठीक, और ह्यूमन कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। नेचर क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्या हमें दे रही हैं, और ह्यूमन किस तरीके से उस चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रही है। ये दोनों के इंटरकनेक्शन को जब स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हिमालय हम लोग देखते हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि ये एक क्या है, सभी जानते हैं हम लोग, ये एक यंग टॉलेस्ट माउंटेन है, एक यंगेस्ट माउंटेन है। क्यों है? क्योंकि ये टॉलेस्ट है। यंगेस्ट क्यों है? एक क्योंकि ये टॉलेस्ट है। अभी हम लोग सारे यूथ जनरेशन के हैं, दैट मीन्स यंग जनरेशन के हैं। आप भी यंग जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो हम लोग यंग कहलाते हैं? एक हाई एनर्जी है हमारे अंदर। क्या है? एक हाई एनर्जी है। तो ये जो हिमालय का सरफेस है, दिस वन, डन। तो यहाँ से रिवर फ्लो होंगी। जब रिवर फ्लो हो रही हैं तो यहाँ इस सरफेस पे कुछ ना कुछ तो होगा। रॉक्स होंगे, पत्थर, पेबल्स, कंकर, मिट्टी, क्ले, मड। तो वो सारे चीज़ों को जब कोई चीज़ बहती है तो वो सारी चीज़ को अपने साथ में बहा के लेके आती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बहते हुए आएंगी। इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे इरोजन। क्या बोलेंगे हम लोग? इरोजन। वेरी गुड, चीज़ें समझ में आ रही हैं। रिवर फ्लो कर रही है, साथ में क्या लेके आ रही है? रॉक्स, पेबल्स, क्ले, मड, मिट्टी, कंकर, पत्थर, सब लेके आ रही है। डन। अब जब कोई चीज़ें वहाँ से बह के आ रही हैं तो कहीं ना कभी ये चीज़ें तो एक जगह रुकेंगी, किसी सरफेस पे रुकेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस मान लिए हम लोग।
ठीक, जहाँ पे वो चीज़ें आके इकट्ठा हो रही है, वो चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही है, चीज़ें फ्लो के आ रही हैं और यहाँ इस सरफेस पे आके चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही है, जिसे हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन। आप लोगों ने पहले भी ये दोनों टर्म पढ़ा होगा 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में। इरोजन क्या होती है, डिपोजिशन क्या होती है। अगर कोई चीज़ें फ्लो करके आ रही हैं वो कहीं पे डिपॉजिट होंगी। अब जब चीज़ें फ्लो करके आ रही है वो डिपॉजिट हो रही है, दैट मीन्स दैट्स कॉल्ड डिपोजिशन। वेरी गुड, इरोजन समझ गए, डिपोजिशन समझ गए। जब इतनी बड़ी माउंटेन है तो जब चीज़ें बह के आएंगी तो डिपॉजिट भी ह्यूज अमाउंट में होगी। ठीक है, चीज़ों को इमेजिन कीजिए, डिपॉजिट ह्यूज अमाउंट में होगी। तो वो एक इंडिया में फॉर्मेशन की, एक चीज़ की फॉर्मेशन की जिसका नेम था नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। इसके बारे में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो वो कैसे हुई, इरोजन हुआ, चीज़ें डिपॉजिट हुई और किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन की। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन की जब फॉर्मेशन हुई ना तो वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, जिसको हम लोग नाम देते हैं एलुवियल सॉइल। जो 46% जोग्राफिकल लैंड को कवर करती है। डिपॉजिट हुई, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन हुआ तो एक 46% जो वहाँ की जोग्राफिकल लैंड थी वहाँ पे एक सॉइल की उत्पन्न हुई, जिस सॉइल का नेम थी एलुवियल सॉइल। यहाँ से आप ये चीज़ को इंटरकनेक्ट कीजिए कि आप लोगों ने एलुवियल सॉइल तो पढ़ा होगा बट ये नहीं पढ़ा होगा कि एलुवियल सॉइल कैसे आई। इमेजिन कीजिए कि कितनी ब्यूटीफुली चीज़ें, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट हो रही है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन कर रहे हैं, नेचर। ठीक, अभी नेचर का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ज्योग्राफी हम लोगों को पता है कि नेचर जैसे इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। एलुवियल सॉइल नेचर में फर्टाइल होता है। तो आपने ये चीज़ तो पढ़ा होगा कि नेचर में फर्टाइल होता है, बट क्यों होता है फर्टाइल। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, आखिर एलुवियल सॉइल फर्टाइल क्यों होता है। क्वेश्चंस आते होंगे आपके मन में, क्योंकि जब कोई भी यहाँ पे चीज़ें फ्लो करके आ रही हैं तो वो चीज़ें रॉक्स को काटते हुए आ रही हैं। और रॉक्स किस चीज़ से बना होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और मिनरल्स है तो चीज़ें फर्टाइल हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक, ये हमारा एक एक्सपेक्ट हुआ। अब हम लोग सेकेंड एक्सपेक्ट पे चलेंगे। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में आपने सुना होगा, पठार। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू आपने ये पढ़ा होगा कि डेक्कन प्लेट्यू वर्ड से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। आखिर ये फॉर्मेशन कैसे हुआ था, डेक्कन प्लेट्यू आया कहाँ से। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो क्यूरियस होना चाहिए अंदर से कि ये चीज़ें आखिर आई कहाँ से। वी शुड नो ना, अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो चीज़ें आई कहाँ से। तो इसकी भी पहले हम लोग बैकग्राउंड की बात करेंगे कि वो चीज़ें एग्जिस्ट कहाँ से हो रही है। वो फर्स्ट एक्सपेक्ट को भूलना नहीं है, उस चीज़ को एकदम ध्यान में रखिए। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, ये चीज़ को। डेक्कन प्लेट्यू वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुई। ठीक, जब वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, समझिए चीज़ों को। ठीक, तो सरफेस पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे कंकर, पत्थर, मिट्टी निकलेंगे। अगेन वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, यहाँ पे भी रॉक निकल रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं। रॉक किससे बना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मिनरल से। चीज़ें फर्टाइल होंगी। वेरी गुड। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में हमने देखा कि 42% एलुवियल सॉइल जो मिला हम लोगों को वो फर्टाइल थी। तो हमारी जो जोग्राफिकल लैंड थी वो फर्टाइल लैंड होगी। ठीक, डेक्कन प्लेट्यू के फॉर्मेशन से हम लोगों को कितना, यहाँ से हम लोग को मिलेगी 16% फर्टाइल लैंड। ठीक,
इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। %42 प्लस 16% कितना हो गया? 62%। तो चीज़ों को रिलेट कीजिए। जब इंडिया में 42% फर्टाइल लैंड है, 16% फर्टाइल लैंड है, दोनों को मिला दिए तो आउट ऑफ 100 62% फर्टाइल लैंड है। नेचर ने हम लोग को दिया 62% फर्टाइल लैंड, तो ह्यूमन का क्या रिस्पॉन्स होगा? एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी बनी। जो हमारी सोसाइटी थी वो हमारी सोसाइटी एग्रीगेरियन सोसाइटी कहलाई। चीज़ों को रिलेट कीजिए और कितने अच्छे से हम लोगों ने इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा कि आखिर हम लोग इंडिया वाले, हमारी इतनी प्यारी देश एग्रीकल्चर क्यों प्रैक्टिस करती है, हमारी देश कृषि प्रधान देश क्यों है। चीज़ें क्लियर हैं, लॉक करें, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पढ़ा कि आखिर एग्रीकल्चर, ये चीज़ें ओरिजिन कहाँ से हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या थी। नेक्स्ट, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर है वो 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज्ड हैं। ठीक, 2/3 पॉपुलेशन इंगेज्ड कहाँ है? एग्रीकल्चर में। देन दैट मीन्स 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंगेज्ड कहाँ है? एग्रीकल्चर में। जो एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि एक ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बहुत पहले से ये चीज़ें चलती आ रही है। तो ऑब्वियस बात है, हम लोगों ने अभी बैकग्राउंड पढ़ा, तो ये हो गई एज ओल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जो जहाँ चीज़ें नेचर से ऑब्टेन की जाए, नेचर के थ्रू आए, तो एग्रीकल्चर इज द बेस्ट। तो वो किसके अंडर आएगी? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आएगी। डन, आगे बढ़े। एग्रीकल्चर से हम लोग को क्या मिलती है? फूड। फूड का मतलब जो हम खाते हैं, फूड और नॉन फूड भी मिलती है। नॉन फूड क्या हो गई? जूट, कॉटन, क्या आप इसको खाते हैं? नहीं। तो किस पर्पस के लिए है? फॉर इंडस्ट्रीज। नॉन फूड, कॉटन, जूट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी सोसाइटी थी, एक पहले की सोसाइटी को कंपेयर करें और एक आज की सोसाइटी को कंपेयर जब करते हैं एग्रीकल्चर में, तो काफ़ी डिफरेंस होती है। किस चीज़ की डिफरेंस होगी? टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ही इम्प्रूव की। ठीक, तो ऑब्वियस बात है कि एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ पढ़ते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। डन, हम लोगों ने पढ़ा एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज हैं। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है जो प्रोड्यूस क्या करती है? फूड, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स वो प्रोड्यूस क्या करती है? रॉ मटेरियल्स, यानी नॉन फूड्स, दैट मीन्स जूट, कॉटन, जो वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए वो चीज़ें यूजफुल होंगी। Moreover, some agricultural products like tea, coffee species are also exported. Done. Agriculture क्या है? एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमने अभी पढ़ा। तो बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये हमारे देश में। कल्टिवेशन मैथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़ा कि पहले की एग्रीकल्चर को अगर अभी से कंपेयर कीजिएगा तो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंजेस है। क्या? फिजिकल एनवायरनमेंट, रेनफॉल देख लीजिए, पहले के कंपैरिजन में अभी डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट इफेक्ट हो रही है, रेनफॉल में चेंजेस आएंगी। टेक्नोलॉजी में चेंजेस देखिए, पहले हम लोग जो क्वेरिंग जो था 10 दिन लगाते थे करने में, क्वेरिंग दैट मीन्स खुदाई करना, और अभी यही हम ये क्वेरिंग ट्रैक्टर के हेल्प से 1 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, इरिगेशन के लिए पंपिंग सेट आया, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। सोशल कल्चरल प्रैक्टिस,
ठीक, यहाँ पढ़िए, सबसिस्टेंस टू फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। सबसिस्टेंट इन द सेंस का मीनिंग होता है जीवन यापन के लिए प्रोड्यूस करना। हम जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं खाने के लिए, वो जीने के लिए खाना। सबसिस्टेंट टू कॉमर्शियल, जीने के लिए खाना जब से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, खाने जीना है तो खाना ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है। अब हम लोग फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट, दैट मीन्स इम्पोर्ट का मतलब इन, यहाँ देखिए इम्पोर्ट, ठीक, और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट यानी इन, याद रखिए इसको, आना, और एक्सपोर्ट यानी जाना। तो पहले जो इंडिया थी वो बस इम्पोर्ट करती थी, एक्सपोर्ट नहीं करती थी। तो अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, सबसिस्टेंट टू कॉमर्शियल पे, दैट मीन्स हम लोग इम्पोर्ट से अब एक्सपोर्ट करने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। ठीक, हम लोग HYV सीड्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होते गई। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। डन। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, सबसिस्टेंस का मतलब हमने समझा जीवन यापन के लिए खाना। ठीक, तो वैसे ही हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। प्रिमिटिव वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, जिसका मतलब है पुराने समय में, प्रिमिटिव सोसाइटी, पुराने समय के सोसाइटी, यानी पुराने समय में जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से होती थी। ठीक है, ये अगर प्रेजेंटली अगर बात करें तो ये फार्मिंग अभी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इंडिया में बहुत ही अभी कम प्लेस पे होती हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हर जगह हर फैसिलिटी पहुंच रही है धीरे धीरे हर विलेजेस में। ठीक, तो बहुत ही ऐसे कम विलेज ऐसे रह चुके हैं और ऐसे कम प्लेस रह चुके हैं जहाँ पे ये फार्मिंग प्रैक्टिस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती थी, नाम से रिलेट कीजिए कि पुराने समय में तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग, जाहिर से बात है कि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो स्मॉल लैंड पे प्रैक्टिस करेंगे। किस पे करेंगे प्रैक्टिस, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे। तो उस टाइम जो टूल्स यूज़ करेंगे वो भी उतने ज़्यादा इन्हांसिंग नहीं होंगे आज के कंपैरिजन में। वो क्या होंगे, आपने सुना होगा, हो, डिगिंग स्टिक्स, सारी चीज़ें हाथ से वो लोग करते थे, खोदते थे। ठीक है, खुपरी इस टाइप से वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ टूल से यूज़ करके उन लोग फार्मिंग करते थे, बट इतना लार्ज अमाउंट, सरप्लस अमाउंट्स में नहीं होता था कि वो चीज़ें हम लोग उस चीज़ से हम लोग अर्न कर सके। वो बस जीवन यापन के लिए लोग प्रोड्यूस करते थे और लोग उस चीज़ को खाते पीते थे और अच्छे से रहते थे। एक बात बताइए, जब एक ही जगह पे बार बार एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होंगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसका नेम था स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। मान लीजिए ये लैंड है, ठीक, एक पार्ट में खेती हो रही है, यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी लेस हो गई। डन। तो लोग क्या करते थे ना कि इस लैंड को छोड़ दिए और अनदर लैंड पे शिफ्ट हो गए। इस लैंड को छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो गए, अनदर लैंड पे। और यहाँ पे क्या हुआ कि पेड़ उगने लगे। जब कोई चीज़ यहाँ पे हो नहीं रही है, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, तो क्या ग्रो हो गई यहाँ पे, ट्री। और जब ट्री ग्रो हो जाती है, जब पेड़ जम जाते थे, तो लोग इसको जला देते थे। जलाने के बाद राख बन जाते थे और वो मिट्टी में
मिक्स हो जाते थे, जिसके कारण वहाँ पे फर्टिलिटी आ जाती थी, ठीक है। वो खाद बन जाती थी और उस पर हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर सॉइल की फर्टिलिटी लेस हो गई तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, फिर यहाँ पे पेड़ उगने लगेंगे, यहाँ पे पेड़ को जला दिया जाएगा, राख हो जाएंगे, वो चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी और वो खाद बन जाएंगी और फिर से सॉइल की फर्टिलिटी आ जाएगी। वो ऐसे ही करते करते वो अपने जीवन को यापन करते थे, ठीक है। तो ये थी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। पढ़ते हैं यहाँ से, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत ही अभी कम प्लेस पे ये फ्यू पॉकेट्स यानी कम प्लेस हमारे देश में ये प्रैक्टिस होती हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड। ये भी देखा क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी कि हम लोग लार्ज पैच ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते थे, उतनी इन्हांसिंग नहीं थी, ठीक है। कौन कौन से टूल से करते थे ये भी हमने देखा, ठीक है। फैमिली और कौन इंक्लूड रहते थे, फैमिली, कम्युनिटी लेबर, ठीक है, आसपास के लोग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। वेरी गुड। देखिए उस टाइम लोग मानसून पे डिपेंड रहते थे, तो एग्रीकल्चर एक में मानसून का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए एक लाइन बोला गया है कि मानसून बिकेम गॉड फॉर अस। क्योंकि हमारी जो लोग हैं हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, रेन पे। तो मानसून हमारे लिए गॉड के समान है, तो लोग मानसून पे डिपेंड रहते थे। नेचुरली फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे, ठीक है, डिपेंड रहते थे, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी लेस हो जाती थी। अब ऐसा तो टेक्नोलॉजी था नहीं कि उस चीज़ को ठीक कर सके, तो वो पेड़ उगाते थे, काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, ठीक है। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन इन द क्रॉप ग्रोन, इट इज जस्ट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न का हमने कॉन्सेप्ट देखा, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उन्होंने। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली। एक पैच ऑफ लैंड में सीरियल्स यानी अनाज को प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, अपने फैमिली को, ताकि फूड मिल सके, अपने फैमिली का जीवन यापन करवा सके। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो फार्मर शिफ्ट कहाँ करते हैं, एक अनदर फ्रेश पैच ऑफ लैंड, दूसरे जो फ्रेश पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, उस पे यानी दूसरे जमीन पे, फॉर कल्टीवेशन। दिस टाइप ऑफ shifting allows nature to replace the fertility of soil through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low. The farmer does not use fertilizer. उस टाइम फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते थे फार्मर, और जो भी मॉडर्न इनपुट्स थे, HYV सीड्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, इंसेक्टिसाइड्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, ये सब सारी चीज़ नहीं यूज़ करते थे। वो लोग नेचुरल जो भी फर्टिलिटी होती थी सॉइल की, ठीक है, उस पर डिपेंड होते थे, ओके। वो धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस लेते थे, जलाते थे, स्लैश एंड बर्न का प्रोसेस करते थे। वो जब राख बन जाती थी तो वो चीज़ें मिट्टी में मिलती थी और एक खाद बन जाती थी, जिसपे वो फिर से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। स्लैश एंड बर्न जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से जाने जाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जानते हैं, लाइक असम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा हो गया हमारा, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा जानते हैं। तो इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो अलग अलग कंट्री में जाने जाते हैं, ठीक है। लाइक हम इंडिया में झूमिंग के नाम से जाने जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे आपने पढ़ा, अलग अलग कंट्री में दहिया इन मध्य प्रदेश, हमारे कंट्री के अलग अलग राज्य में भी अलग अलग नेम से जाने जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग हो गया, दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू पेंडा में जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि किस किस नेम से जाने जाते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग अभी आगे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कवर किया। आगे बढ़ते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये है क्या आखिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? नाम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग,
चीज़ों को रिलेट करते चलिएगा, ठीक है। पहला हमने प्रिमिटिव पढ़ा, यानी पुराने ज़माने में, ठीक है। अब इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है ना, कम एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एरिया कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसे हम लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कैसे भी करना है प्रोडक्शन ज़्यादा, बाई हुक एंड बाई क्रूक, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। भाई एरिया तो कम ही है ना, बट उस कम एक लिमिटेड एरिया में हम लोग को सरप्लस प्रोडक्शन करना है ताकि लोगों की डिमांड फुलफिल हो सके, लोगों का पेट भर सके, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ठीक। ये फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस होगी, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे तो एरिया कम होंगी, ठीक। जहाँ लैंड, तो इसका मतलब कि लैंड पे प्रेशर ज़्यादा होंगी, ठीक है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होगी, क्योंकि छोटे एरिया में, जब एरिया कम है दैट मीन्स कि हम लोग छोटा सा एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का होप रखेंगे, तो ये लेबर इंटेंसिव होगी, ठीक। जब लेबर इंटेंसिव होगी तो लोगों का शेयर होगा वो भी कमेगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स प्रोडक्शन हाई के लिए, इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शंस, हायर प्रोडक्शन के लिए हम लोग बायोकेमिकल्स इनपुट्स यूज़ करेंगे, इरिगेशंस का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे लिख रहा है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, भाई ये क्या होती है, भारी भरकम सा वर्ड आ गया फिर से, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, आप लोग फिर से घबरा जाइएगा, बट घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, विरासत का अधिकारी। दैट मीन्स कि हमारे ग्रैंडफादर के जो फादर थे उसका जो हम लोग को लैंड मिला, उस चीज़ का अधिकारी, ठीक। हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को रिलेट कीजिएगा, जब एरिया कम है प्रोडक्शन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि अगर किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर लैंड है, ठीक, 10 हेक्टेयर लैंड, यहाँ 20 मान लीजिए, चिल्ड्रंस ज़्यादा लोग करते थे, तो मान लीजिए इस किसान के 4 बेटे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जो 20 हेक्टेयर लैंड है वो सब में डिवाइड होगी, 5 यहाँ, 5 हेक्टेयर लैंड यहाँ, 5 हेक्टेयर लैंड यहाँ, 5 हेक्टेयर लैंड यहाँ। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि लैंड पे प्रेशर कितना है, अगर यही 2 रहते हैं तो लैंड पे प्रेशर कम होती, तो प्रोडक्शन भी हम लोग मिनिमम कर लेते हैं, बट पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया कम है, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, लैंड पे प्रेशर ज़्यादा होगी, ठीक। चीज़ों का डिवीज़न होगा, कल को जाके इसके चिल्ड्रंस होंगे तो ये चीज़ें 2.5 2.5 2.5 2.5 में डिवाइड होंगी, डैट मीन्स कि पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं बट एरिया लिमिटेड है, समझे इस चीज़ को। तो ये थी राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पढ़िए, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीज़न ऑफ लैंड, लैंड का डिवीज़न हमने यहाँ देखा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। Among successive generation has rendered land holding size uneconomical. The farmer continue to take the absence of alternative source of livelihood. There is a economic pressure on agriculture land. Agriculture land पे क्या होगी, इकोनॉमिक प्रेशर होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे पास एरिया कम है। अब हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग देखेंगे। थर्ड हमारा क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल वर्ड का मतलब ही होता है टू अर्न प्रॉफिट। बात हम लोग एंशिएंट टाइम से करते चले आ रहे हैं, प्रिमिटिव देखा हमने, इंटेंसिव देखा हमने, अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल की। दैट मीन्स कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी कुछ तो इन्हांस होगी, कुछ तो बढ़ेंगी टेक्नोलॉजी, ठीक। तो कॉमर्शियल हुआ यानी प्रॉफिट की बात चल रही है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कॉमर्शियल फार्मिंग का, मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करना करके, ठीक। जो भी मॉडर्न इनपुट्स है हमारे पास, HYB सीड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं,
ठीक है, इस सारे चीज़ को यूज़ करके हमें पैसा कमाना है। एक अर्निंग मनी के कॉन्सेप्ट से इस फार्मिंग को देखेंगे। The main characteristic of this type of farming is the use of higher dose of modern inputs. हमने अभी बोला higher dose of modern inputs in the sense HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain high productivity. That means production ज़्यादा हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। किसी रीजन में उतना एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस होता है बिकॉज वहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, और किसी रीजन में फर्टाइल सॉइल होती है तो हम लोग उस तरीके से चीज़ें को प्रैक्टिस करते हैं। तो जो भी डिग्री ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कमर्शियलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो रीजन से रीजन वेरीज करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा पंजाब में क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, वाटर वहाँ पे सप्लाई अच्छी है, तो जो राइस फॉर्मेशन वहाँ पे लोग करेंगे वो इस समझ से करेंगे फ्रॉम द अर्निंग परस्पेक्ट, फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ मनी, फ्रॉम द परस्पेक्टिव टू अर्न मनी। ठीक, एक मनी अर्न के परस्पेक्टिव से वहाँ पे चीज़ें होंगी क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, वाटर का सप्लाई अच्छा है। तो राइस के लिए इस राइस क्या आमला हमारा है, वाटर रेजिस्टेंस है, तो दैट इज़ द बेस्ट। तो हरियाणा पंजाब में ये कॉमर्शियली यूज, कॉमर्शियल मतलब टू अर्न प्रॉफिट। तो हरियाणा पंजाब के लोग राइस को क्यों कल्टिवेट करेंगे, क्यों प्रोड्यूस करेंगे, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मनी। बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। बट उड़ीसा में अगर हम लोग राइस को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे राइस क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को राइस चाहिए ही चाहिए, मतलब एक टाइम उन लोगों को राइस चाहिए। तो राइस क्या है, एक स्टेपल फूड कंसिडर करेंगे यहाँ के लोग राइस को स्टेपल फूड, क्योंकि वहाँ पे लोगों को राइस चाहिए ही चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन क्या है? ठीक, प्लांटेशन है एक सिंगल क्रॉप फार्मिंग। यहाँ पे देखिए, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। दैट मीन्स एक लार्ज एरिया में एक ही क्रॉप को ग्रो करवाना। वो कौन कौन सा क्रॉप है? टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है। ये लार्ज एरिया। प्रिमिटिव में हमने क्या देखा था, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे वो लोग एग्रीकल्चर करते थे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। बट कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें क्लियर रखनी है। कॉमर्शियल से याद कीजिए प्रॉफिट गेन करना है, तो यहाँ से चीज़ों को पकड़िए। प्लांटेशन का बात हो रहा है, दैट मीन्स एक लार्ज पैच ऑफ लैंड, मतलब एक बड़ा लार्ज एरिया में हम लोग एक ही तरीके का क्रॉप हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे। कौन कौन सा क्रॉप है? टी, कॉफ़ी, शुगर केन हो गया। इतना सरप्लस अमाउंट में अगर हो रहा है तो इस चीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो एक नेटवर्क का होना जरूरी है। धीरे धीरे समझते हैं, पैनिक नहीं करना है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। प्लांटेशन का एक इंटरफेस होगा जो एग्रीकल्चर से होगा और इंडस्ट्री से होगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड रहेंगे। हाउ, वो भी देखेंगे। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, हमने देखा वहाँ पे स्मॉल पैच देखा था प्रिमिटिव में, यहाँ पे लार्ज ट्रैक्ट देखेंगे। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। जब किसी भी चीज़ को अगर हम लोग एक बड़ा अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हम लोग को लार्ज पैच ऑफ लैंड, बड़ा सा लैंड चाहिए, सीड्स चाहिए एक ह्यूज अमाउंट में, तो हमारी कैपिटल्स मनी भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होंगे। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट्स लेबरर्स, जब एक बहुत ही बड़े एरिया में कोई चीज़ ग्रो हो रहा है तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबरर्स होंगे, तो हम लोग बाहर से मंगवाएंगे माइग्रेंट लेबरर्स। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल्स इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। एक रॉ मटेरियल्स के परस्पेक्टिव से भी हम क्रॉप को ग्रो करते हैं ताकि इंडस्ट्रीज के लिए भी वो चीज़ें फ्रूटफुल हो। लाइक शुगर केन को देख लीजिए, अगर हम लोग शुगर केन ग्रो करेंगे तो वो शुगर बनेगी, तो ये चीज़ें हम लोग तो नहीं बना सकते, इंडस्ट्री में जाएगी, वहाँ से शुगर बनेगी। तो वो सारे एक पर्सपेक्टिव को देखते हुए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया में
टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। ये चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी कल्टीवेट होती है, जब भी प्रोड्यूस करते हैं तो एक लार्ज पैच ऑफ लैंड पे करते हैं, यूज़ पैच ऑफ लैंड पे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। और लाइन से सीड्स को हम लोग बोते हैं और उसके बाद वो सारी चीज़ें धीरे 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 हम लोग उसका प्लांटेशन होता है। टी असम में, नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दिस स्टेट्स, ठीक है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस का बात हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। असम में टी, नॉर्थ बंगाल में टी, कॉफ़ी कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स, ठीक है, लाइन हो गया। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, भाई अगर कोई भी चीज़ हम लोग लार्ज पैच ऑफ लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सरप्लस अमाउंट में होगा और उस चीज़ को हम लोग मार्केट में लाएंगे ताकि उस चीज़ को लोग खरीद सके, बाय कर सके, एक इकोनॉमिकली प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है कॉमर्शियली, दैट मीन्स टू अर्न प्रॉफिट। सिंस दी प्रोडक्शन इज मेनली एज वेल डेवलप नेटवर्क, तो एक नेटवर्क डेवलप होगी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन कनेक्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोगों से कनेक्ट करेंगे। लाइक इंडस्ट्रीज, मतलब हम लोग शुगर केन कहाँ ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा लैंड मिला, ठीक है, जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह अच्छा होगी वहीं पे करेंगे। बट एक इंडस्ट्री तो वहाँ सेटअप नहीं हो सकती ना, लाइक यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों चीज़ें साथ में होगी, बिल्कुल नहीं। तो शुगर केन कहीं और ग्रो करेंगे, इंडस्ट्रीज़ कहीं और होगी, शुगर केन को शुगर से बनाने के लिए हम लोग को इंडस्ट्री तक जाना है, ठीक है। तो वो एक नेटवर्क बिल्ट होगा, एरिया टू एरिया, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगी, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारी चीज़ें, ठीक। इंडस्ट्रीज और मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांटेशन के डेवलपमेंट में। यहाँ प्लांटेशन किए, लार्ज पैच ऑफ लैंड में कर रहे हैं, टू फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ टू अर्न मनी। मार्केट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होना चाहिए। तो एक ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इंडस्ट्री, ये सारा नेटवर्क प्लांटेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। यहाँ पे देखिए बैम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट में है, बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम लोग ने कितने अच्छे से कवर किया कि प्रिमिटिव क्या होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, और कॉमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके देखा है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड द प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। व्हाट डज इट मीन फिजिकल डाइवर्सिटीज? जो भी फिजिकल डाइवर्सिटीज हम लोग का क्या है इंडिया में, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। डिफरेंट कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो इंडिया में हम लोग देखते हैं। दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो वो चीज़ें कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी, वो डाइवर्सिटीज़ हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी देखेंगे, ठीक। एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होती है, जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रो को कल्टिवेट करते हैं ना, तो उसके लिए पैटर्न को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारे हम लोग पैटर्न को पढ़ेंगे कि कौन से पैटर्न में किस क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, ठीक, कौन सा पैटर्न उस क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है, दैट मीन्स कौन सा क्रॉप किस सीजन के लिए सूटेबल है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन के लिए एक पैटर्न का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। India has 3 cropping seasons, that is Rabi, Kharif and Zaid. एक एक करके हम लोग तीनों पढ़ते हैं। अगर एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें तो आप क्या लिखें तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगी। चीज़ें बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं हम लोग, रटा हुआ चीज़, लाइक इसके डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ ये हो रहे हैं, ठीक है, किस टेम्परेचर में हो रहे हैं,
ठीक है, इसकी सोइंग पीरियड क्या है, इसकी हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, कौन कौन से क्रॉप हो रहे हैं, इरिगेशन कैसे है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को एक माइंड मैप बना के चले ना, तो वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए 4 बेसिक चीज़ आप लोगों को याद में रखनी होगी, और वो 4 चीज़ को अगर एग्ज़ाम में लिखिएगा तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। फर्स्ट पे क्या है, सोइंग पीरियड हम लोग को ध्यान में रखना है। सेकेंड, हार्वेस्टिंग पीरियड, डन। थर्ड, कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है उस सीजन में। एंड फोर्थ, इरिगेशन, इरिगेशन कैसे है। तो ये तीनों सीजन के हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आंसर फ्रेम कर रहे, अगर क्वेश्चन आते हैं 3 क्रॉपिंग सीजन्स पे, रबी, खरीफ एंड जैद, तो आप लोग को ये 4 चीज़ अगर एग्जाम में लिखिएगा तो मार्क्स फुल आएंगे। सोइंग पीरियड, कब सो किया जा रहा है, कब उसको हार्वेस्ट यानी काटा जा रहा है, कब कौन कौन सा क्रॉप हो रहे हैं, इरिगेशन कैसे है, ठीक। तो ये सारे ये 4 चीज़ें बेसिक है जो आप लोग को ध्यान में रखने हैं फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम योर नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, खरीफ, रबी एंड जेड, ZAID। तो पहले हम लोग खरीफ के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू रबी एंड देन वी विल मूव टू जेड। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून आते हैं, जब मॉनसून आ रहा है तब खरीफ क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं। दैट मीन्स ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। ओके, मॉनसून जब आने का टाइम होता है तो हम लोग खरीफ क्रॉप को ग्रो करते हैं। कब करते हैं क्रॉप को ग्रो, इस चीज को ध्यान रखिए। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड सितंबर अक्टूबर में। हम लोग इसको करते हैं जून से जुलाई के मंथ में। सोइंग पीरियड क्या होगी हमारी, जून से जुलाई के मंथ में। हार्वेस्टिंग पीरियड कब होगी हमारी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप होंगी, इस चीज़ को यहाँ से देखिए, कौन कौन सा क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं खरीफ सीजन में। मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी क्रॉप एंड एक्सेट्रा, ये सारी क्रॉप हम लोग कहाँ ग्रो करते हैं, खरीफ में। तो पहला हमने बोला था ध्यान रखने के लिए बेसिक चीज़ आपको क्या, सोइंग पीरियड, सेकेंडली हार्वेस्टिंग पीरियड, थर्ड क्रॉप्स जो यहाँ मेंशन है उस चीज़ को याद रखिए। इरिगेशन प्लस स्टेट, कौन कौन से स्टेट में हो रहे हैं, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस, कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सारे अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे क्रॉप्स कहाँ कहाँ ग्रोन होते हैं, ये सारे स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है वो समझिए, इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 crops of paddy are grown in a year, these are these। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ फसलें ऐसी होती हैं या कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो सारे सीजन में होती हैं, जिन्हें हमने नाम दिया अस, अमन एंड बोरो। ये चीज़ को समझे, जो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, असम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। इसकी इरिगेशन कैसे, किस फॉर्म में हो रही है, तो रेनफॉल, किस फॉर्म में हो रही है, रेनफॉल। तो यहाँ पे चीज़ों को रिलेट कीजिए। सबसे पहले तो मैंने बताया कि मॉनसून, मॉनसून से रेनफॉल, मॉनसून इन द सेंस आ रहा है मॉनसून, बारिश होगी, दैट मीन्स इसकी इरिगेशन, रेनफॉल होगी। सोइंग पीरियड,
जून से जुलाई हार्वेस्टिंग पीरियड, सितंबर से अक्टूबर, और जो क्रॉप ग्रो होगी वो होगी ज्वार, बाजरा, मेज, पैडी। कौन कौन से स्टेट में होगी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला। और 3 ऐसी क्रॉप है जो हर सीजन में होती हैं। 3 ऐसे फसलें हैं जिसको हम कोई भी सीजन में कल्टीवेट कर सकते हैं। उसका नाम क्या है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो खरीफ हमने पढ़ा। नाउ वी विल टॉक अबाउट रबी। रबी क्रॉप जब सितंबर अक्टूबर में ये हार्वेस्ट हो रही है तो ये कब इसकी सोइंग पीरियड होगी? अक्टूबर से नवंबर। इसीलिए मैंने आपको खरीफ पहले पढ़ाया एंड देन आफ्टर वी विल शिफ्ट टू रबी। हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगी इसकी? मार्च से अप्रैल। मतलब यहाँ पे आप फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पे तो मॉनसून थी, दैट मीन्स कि सीजन थोड़े एक ब्लैंकेट वाली होगी, नहीं, बट यहाँ पे चीज़ें अब समर में चेंज हो रही हैं। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, ठीक। हार्वेस्टिंग पीरियड पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो चीज़ें अब समर में कन्वर्ट हो रही है। तो डैट मीन्स कि क्रॉप भी उसी से रिलेटेड होंगी। इमेजिन कीजिए, तो क्रॉप क्या होंगी? वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, ठीक है। डैट मीन्स कि देखिए चना वगैरह हम लोग खाते हैं, ठीक। तो कब? देखिए अक्टूबर नवंबर द विंटर वाली जो टाइम होती है वो, मार्च अप्रैल समर आने वाली होती है। तो वो एक ऐसा मोमेंट रहता है कि जब हम लोग मटर वगैरह चीज़ खाते हैं, ठीक। तो उस चीज़ से रिलेट करके रखिए कि हाँ ये हो सकते हैं, ये होंगे। क्रॉप्स हमने देखा किस स्टेट में होती हैं। मैंने पहले बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशंस, क्रॉप्स, सोइंग, हार्वेस्टिंग पीरियड्स, कौन कौन से क्रॉप हो रहे, इरिगेशन कैसे हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखने और एग्जाम में जाइए, सारी चीज़ें लिख के आइए, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट में ये सारे क्रॉप ग्रोन होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में हम लोगों ने 9th में स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो टेम्परेट साइक्लोन के इफेक्ट से विंटर में जो रेनफॉल होती है वही हमारी इरिगेशन है, उसी से हम लोग इरिगेशन करते हैं। हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान हैव आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोन ऑफ द मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। चीजें क्लियर है? खरीफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रबी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एंड देन वी विल शिफ्ट टू जेड। मार्च अप्रैल में जब इसकी हार्वेस्टिंग पीरियड हो रही है, ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए। क्रॉप हमने पढ़ लिया, कौन कौन से क्रॉप थे। इरिगेशंस इसकी क्या होगी, कहाँ से आ रही है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, जिसके इफेक्ट से विंटर में रेनफॉल हो रही है, जो भी थोड़ी बहुत हो रही है उसी के हेल्प के, उसी के इरिगेशन के थ्रू हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं। नाउ वी विल टॉक टू जेड। जब मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग हो रही है तो यहाँ पे सोइंग पीरियड क्या होगी? मार्च अप्रैल। डन। हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगी? मई जून, ठीक। यहाँ पे तो हमने गरम गरम चने खाए क्योंकि वैसे सीजन हमने फील किया। अब वी विल मूव टू एकदम समर वाली जो पार्ट होती है, जब आपकी गर्मियों की छुट्टी होती है, तो उस टाइम आप क्या पसंद खाना क्या पसंद करेंगे? जो ठंडी चीज़ें हों। तो पढ़ते हैं क्या है वो ठंडी चीज़ें? वाटरमेलन, यस। वो उस चीज़ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सो दैट्स अ निमोनिक ट्रिक, तो दैट यू कैन रेफर। In between the Rabi and Kharif season, there is a short season during the summer month known as the Jaid season. Some of the crops देखते हैं, watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, fodder crops, sugarcane takes almost a year to grow. 6, ठीक है। watermelon याद करने का मैंने ट्रिक बताया, लाइक ये आपने जो हार्वेस्टिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड है वो चीज़ तो अगर आप खरीफ से चलिएगा, रवि से, फिर जैद से, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक एक को ध्यान में रखना है बस, फिर चीज़ें अपने आप आगे बढ़ते चली जाएंगी, ठीक। क्रॉप मंथ सीजनली के हिसाब से अगर चीज़ें रिमेंबर रखिए, ठीक है। यहाँ पे समर है, वाटरमेलन, मस्क मेलन हम लोगों ने देखा,
ठीक, इरिगेशन मानसून से रिलेट कीजिए, रेनफॉल वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से विंटर रेनफॉल होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए विंटर अक्टूबर नवंबर विंटर का टाइम है, मार्च अप्रैल हल्का समर है। फिर मार्च, यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून क्रॉप रेफर कीजिएगा, वाटरमेलन मस्क मेलन। ठीक, यहाँ पे इरिगेशन क्या होंगी, तो देखिए समर का टाइम में तो बारिश वारिश तो होंगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो जो भी प्राइवेट सोर्स हैं, ठीक है, वहाँ से अगर पानी इकट्ठा करके रखा है, ठीक है, इरिगेशंस के थ्रू, वो सारी चीज़ें वहाँ से हम लोग इस चीज़ को करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा खरीफ सीजन्स, रबी, क्रॉप, एक एक करके तीनों के बारे में हम लोगों ने सोइंग पीरियड देखा, हार्वेस्टिंग पीरियड देखा, क्रॉप देखा, इरिगेशन देखा, और एग्जाम में भी इसी तरीके से लिख के आना है। डन है। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एग्जाम में लिखते टाइम, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस स्टेट में है वो। सेकेंड, कौन कौन सा क्रॉप है वो। सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड और इरिगेशन कैसे है। तो ये 5 चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है, तो फुल में फुल मार्क्स आएंगी। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। लॉक करें चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारी इंडिया की मैप बहुत ही प्यारी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस के बारे में हम लोग देखेंगे, पहले राइस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब हम लोग एक एक क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक, लाइक राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हम लोगों ने सीजन्स के बारे में बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है, कौन सा क्रॉप कहाँ पे ग्रो हो रहा है वो याद रखना है, कब हो रहा है वो याद रखना है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें क्या हैं। पहला, क्रॉप, ठीक है। सेकेंडली चीज, क्रॉपिंग सीजन्स। डन। थर्ड, टेम्परेचर। सब चीज़ पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। फोर्थ, रेनफॉल। एरिया, किस एरिया में है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, और स्टेट। ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम किसी भी एक क्रॉप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या पॉइंट होनी चाहिए कि मार्क्स मुझे मिले, आंसर मेरी अट्रैक्टिव हो, फ्रॉम दी एग्जाम परस्पेक्टिव आई एम टॉकिंग। फर्स्ट हमारा है राइस, ठीक है। तो राइस स्टेपल फूड है, ठीक। राइस कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप हमने देखा क्या होता है, टेम्परेचर क्या रिक्वायर है, 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, राइस रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप है, तो 100 सेंटीमीटर, अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। एरिया कौन कौन से में होते हैं, तो नदर्न प्लेन्स में होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं, डेल्टाइक रीजन्स में होते हैं। एरिया याद करना है। स्टेट कौन कौन सा है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है। एक की पॉइंट राइस के लिए कि बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड हमारा व्हीट है। तो राइस हमारा क्या है, खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर क्या होगी, 25 डिग्री सेल्सियस होगी। रेनफॉल कितने, उसको रेनफॉल मिलेगा जब ये राइस प्रोड्यूस होगा, अबव 100 सेंटीमीटर, क्योंकि राइस वाटर रेजिस्टेंस है। एरिया कौन कौन सी है, नदर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, डेल्टाइक रीजन्स एक्सेट्रा।
स्टेट कौन सा ध्यान रखना है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, जो भी स्टेट में राइस प्रोडक्शन हो रही है, लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है, उस चीज़ को समझेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक। फर्स्ट हमने क्या देखा, राइस। सेकेंड, व्हीट। व्हीट ये क्या था, खरीफ क्रॉप था। ठीक है, ये क्या है, रबी क्रॉप है। इसके लिए क्या टेम्परेचर होगी, रबी क्रॉप कब होती है, रिलेट कीजिए चीज़ों को, जब विंटर स्टार्ट होती है, फिर ख़त्म, विंटर धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ख़त्म होती है, और समर का स्टार्ट होता है होना। ठीक, तो एक कूल ग्रोइंग सीजन, कूल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, और सनशाइन ब्राइट। कब होगी ब्राइट सनशाइन, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं, लॉक करूं, ओके। राइस का देखा हमने, कब होता है राइस, टेम्परेचर कौन सा है राइस का, ग्रो होने का 25 डिग्री सेल्सियस। और व्हीट का क्या देखना है, एक कूल ग्रोइंग सीजन, सनशाइन ब्राइट होनी चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम। इसके लिए कितना चाहिए रेनफॉल हम लोग को, 50 टू 75 सेंटीमीटर। राइस इसके लिए कितना चाहिए था, एबव 100 सेंटीमीटर। डन है। एरिया रेफर करेंगे, मैंने फाइव चीज़ें बोला था, क्रॉपिंग सीजन्स देखना है कि किस सीजन्स में हो रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगी, रेनफॉल क्या होगी, एरिया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी स्टेट के बारे में, किस एरिया में हो रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो 50 टू 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, किस एरिया में हो रही है, गंगा सतलज प्लेन। ठीक है, ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ डेक्कन, ये दो एरिया आपको ध्यान में रखना है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये डेक्कन वर्ड आपने सुना है, तो क्या आपके मन में ये चीज़ आया कि डेक्कन वर्ड कहाँ से आया। ठीक, दक्षिण से बना दक्खन, और दक्खन से किस चीज़ का इन्वेंट हुआ, डेक्कन का। ठीक, थी ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्टेट होंगी, किस किस स्टेट में होते हैं व्हीट, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को, व्हीट क्या है, रबी क्रॉप है, तो नाम से ही आप रिलेट कीजिएगा, विंटर ख़त्म होने पे आएगी, समर स्टार्ट होगी, कूल ग्रोइंग सीजन होगी, सनसन ब्राइट होगी, 50 टू 75 सेंटीमीटर रेंज चाहिए। ठीक है, कहाँ पे इसकी एरिया, कौन कौन से एरिया, गंगा सतलज प्लेन है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। डेक्कन हमने समझा वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। ठीक, इसकी एक मेजर की पॉइंट है, वो क्या है कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। तो ये आंसर में मेंशन कीजिएगा कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। डन, लॉक करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेज। मेज किस, अगेन हम लोग वही चीज़ें रेफर करेंगे, किस सीजन में होंगी, तो खरीफ में होंगी। खरीफ का हमने क्या पढ़ा था, सीजन्स याद होगा, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होगी, रेनफॉल कितनी होगी 60 टू 110। ठीक है, ऑयल एलुवियल ट्रैक, एरिया कौन सी है इसकी, ओल्ड एलुवियल ट्रैक
डन है चीज़ें। स्टेट कौन सी होंगी? यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश। खरीफ के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। नेक्स्ट बढ़े हम लोग। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या है? 21 डिग्री सेल्सियस तो 27 डिग्री सेल्सियस। डन है। रेनफॉल 60 to 110। एरिया ओल्ड एलुवियल ट्रैक्ट। एक चीज ध्यान में रखना है, ओल्ड एलुवियल ट्रैक्ट्स। स्टेट कौन सी है? यूपी, बिहार एंड एमपी। अब हम लोग नेक्स्ट क्रॉप का बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाजरा कहाँ पे ग्रो होती है? सबसे अच्छे से बाजरा सैंडी सॉइल्स पे ग्रो होंगे और सैलो ब्लैक सॉइल। डन है। और मेज कहाँ किस स्टेट में होती हैं? राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ठीक है, बाजरा से रिलेटेड। डन है। तो अब चीज़ों को रिवाइंड करते हैं। हमने राइस के बारे में पढ़ा, वीट के बारे में पढ़ा, बाजरा के बारे में पढ़ा। वेल ऑन सैंडी सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स कहाँ कहाँ किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगह पे है। मेज के बारे में पढ़ा। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। कौन कौन से मिलेट्स इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में ग्रो होते हैं? ज्वार है, बाजरा है, रागी है। देयर आर नोन, जिसको हम लोग कोर्स ग्रेन, इस मोटा अनाज। मिलेट्स क्या है? मोटा अनाज है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी के। ठीक है, कौन कौन से एरिया में होते हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक और चीज़ की रेन फेड क्रॉप है, मतलब कम पानी में रेन फेड क्रॉप, यानी कम इरिगेशन में, कम पानी में भी ये क्रॉप ग्रो हो जाते हैं। ये सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट, हमने वीट के बारे में पढ़ा। मेजर एरिया देखते हैं, माइनर एरिया देखते हैं। मेजर एरिया जहाँ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, माइनर यानी कम। ठीक है, आगे बढ़िए। पल्सेस, तो एक चीज़ पल्सेस के बारे में कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कौन करता है? तो इंडिया करता है। तो हम लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी पल्सेस का इंडिया ही करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी पल्सेस का कौन करता है? तो हम लोग इंडियन ही करते हैं। जो वेजिटेरियन है, जो डाइट पे रहते हैं, पल्सेस इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। कौन कौन से पल्सेस ग्रोन होते हैं इंडिया में? वो हैं तूर, जिसे हम लोग अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, पीस, ग्राम। ये सारे दाल का नेम याद रखिए आप लोग। ठीक है, तूर, उड़द, मूंग, पीस, ग्राम, ये सारे इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ हमने पढ़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, कंज्यूमर ज़्यादा हम ही लोग हैं। कौन कौन सा होता है? मूंग, मसूर, पीस, अरहर। ठीक है, और क्या? पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर, ठीक है, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। अगर सीजन्स, मौसम, कंडीशन ड्राई भी हैं तो पल्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक, नीड्स लेस मॉइस्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप, ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। जो पल्सेज होते हैं वो लिग्यूमिनियस क्रॉप होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट अरहर, जिसके कारण हम लोग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को रीस्टोर करने में मदद करता है और नाइट्रोजन को एयर से फिक्स करने में मदद करता है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। क्लियर है? मेजर पल्सर प्रोड्यूसिंग कौन कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा। डिफरेंट मेजर्स क्रॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखा, सीजन्स को देखा, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है,
टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस देखा हमने, मेजर क्रॉप देखा हमने, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होती है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। एग्ज़ाम में किस तरीके से चीज़ों को फ्रेम करना है, किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। बाकी जो आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। परिवर्तन यूपीएससी हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को हर तरीके से बेस्ट देने का, और आगे इन फ्यूचर और भी हम लोग बेस्ट देंगे। सो आप लोग कमेंट्स करेंगे, हम लोग उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। एक चीज़ और, इंडियन इकॉनमी की जैसे हमने बताया कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और इंडियन इकॉनमी की एनसीईआरटी बैचेस भी बहुत जल्दी आने वाली, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। सो स्टे कनेक्टेड, बी विद अस, गुड बाय।